से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स की ज़रूरत हमको पड़ेगी मोशन जब शुरू करेंगे उस समय। तो होता क्या है कि अभी अगर मैथ पढ़ा देंगे और जितना ज़रूरत है तो तुम भूल भाल के टाइट हो जाओगे। टाइट होना समझते हो ना, भूल भाल के टाइट हो जाना। तो इसीलिए अभी हम ऐसा चैप्टर जो पहला चैप्टर है पढ़ा देते हैं फिजिक्स का, जिसमें मैथ की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये भी एक प्रकार का मैथ ही है, ठीक है। तो आज हम वेक्टर चैप्टर पढ़ाते हैं तुमको, और वेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरे फिजिक्स में बिना वेक्टर पढ़े हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, खास तौर पे मैकेनिक्स में। और 11th में मैकेनिक्स ही सबसे बड़ा टॉपिक होता है, जिसमें 20-22 चैप्टर होते हैं। बाकी एक हीट है, उसमें वेक्टर का ज़रूरत नहीं है, और साउंड भी मैकेनिक्स ही है। यही 3 टॉपिक पढ़ना है, हीट, साउंड और मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। तुम्हारे बुक में पहला चैप्टर लिखता है यूनिट एंड मेजरमेंट। वो हम जैसे ही मोशन शुरू करेंगे तो साथ साथ चलता रहेगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी शुरू में पढ़ाएंगे यदि उसको हम, तो यूनिट निकालने के चक्कर में कुछ फॉर्मूला लिखेंगे और सब फिजिक्स तुम्हारा गलत सीख जाओगे। इतना फिजिक्स खराब कर लोगे कि फिर उसको सुधारना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पहला चैप्टर वेक्टर से पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, ठीक है। यूनिट मेजरमेंट हमेशा चलता रहेगा, जब तक हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे वो हर चैप्टर में आता रहेगा साथ साथ। समझ में आई बात। और जब वेक्टर पढ़ा लेंगे तब तुमको मैथमेटिकल टूल्स में हम जो मैथ हमको पढ़ाना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और भी बहुत सारा कुछ, पहले वो पढ़ाएंगे तब मोशन पढ़ाएंगे, ताकि तुरंत पढ़ोगे तुरंत याद रहेगा। अभी पढ़ा देंगे तो भूल भाल के क्या हो जाओगे, टाइट हो जाओगे, ठीक है ना। तो आज चैप्टर कौन सा शुरू कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं आज वेक्टर। इसकी पहली क्लास है हम लोगों की। वेक्टर बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो इंपॉर्टेंट है ही 11th के लिए, 12th में भी जाओगे तो जितने टॉपिक उसके हैं बिना वेक्टर के तो कुछ पढ़ ही नहीं सकते हो। वेक्टर कमज़ोर तो 12th ख़त्म, फिजिक्स में फेल होने की तैयारी हो जाएगी। कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? वेक्टर, या यूं कह सकते हो कि चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? बोलो, अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ते हैं? ऐसा ना पढ़ते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़ घटाव गुना भाग, यही सब नहीं पढ़ते हैं। तो यही पढ़ना है किसके लिए? वेक्टर के लिए। अब सबसे पहली बात यह है कि कोई पूछे कि वेक्टर क्या होता है, तो हम लोग क्या समझेंगे? देखो, 2 चीज़ें होती है, एक होता है वेक्टर और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले वेक्टर समझो, फिर समझेंगे वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आई बात? तो सबसे पहले लिखते भी चलेंगे, समझते भी चलेंगे। वेक्टर क्या है? वेक्टर, देखो वेक्टर का मतलब क्या होता है। सिर्फ वेक्टर जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर मीन्स एन एरो। वेक्टर मीन्स एन एरो। वेक्टर का मतलब क्या होता है? एरो। कहोगे एरो क्या होता है? तीर। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइन है और इसके ऊपर एक एरो डाल दो, ऐसे ऐसे एरो डाल दो, तो अब इसी एरो को क्या कहेंगे कि यह वेक्टर हो गया। तो आज के बाद कोई बोले कि वेक्टर क्या है, तो वेक्टर मीन्स एरो। इसी एरो को, जब ये एरो नहीं देंगे तब ये लाइन है, एरो देने के बाद क्या हो गया? वेक्टर हो गया। समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? अब देखो, जब भी किसी वेक्टर की बात करते हैं ना, तो उसमें 2 चीज़ों की बात करते हैं। एक उसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू, और दूसरा उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस तरफ एरो जा रहा है समझो कि वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही है। जैसे इसका किधर जा रहा है? इस तरफ, राइट साइड में, दाहिनी तरफ, तो समझो कि इसका डायरेक्शन राइट में है, ठीक। और जितना इस एरो की लंबाई होगी, लेंथ, वही इस वेक्टर का वैल्यू कहलाता है, मैग्नीट्यूड।
जैसे मान लो स्केल से नाप दिए और सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर है, समझने के लिए, तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। किसी एरो की जितनी लेंथ वही उसका मैग्नीट्यूड, वही उसका वैल्यू, और जिस तरफ एरो वही उसका डायरेक्शन। और किसी भी वेक्टर में दो ही चीज़ें होती हैं, वैल्यू और डायरेक्शन, तीसरी चीज़ उसमें नहीं होती। इतनी बात समझ में आई? तो वेक्टर मीन्स एन एरो, और क्या लिखेंगे इसमें कि लेंथ ऑफ एरो जो है, एरो की जो लंबाई है रिप्रेजेंट्स, क्या करता है, किस चीज को बताता है, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो क्या करता है, एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। उसका काम क्या है, डायरेक्शन को बताना है। एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को बताता है। समझ गए ना? आई बात समझ में? और एक और बात, एरो जहां पे डाले हैं वहां पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। कहां पे? जहां पे एरो है, हेड, या इसको और भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल का मतलब समाप्त हो जाना, ऐसे सोचो, यहां से शुरू हुआ और यहां जाके समाप्त हो गया, तो टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा टर्मिनल पॉइंट, या उसका नाम है हेड। देखो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? टेल, जहां पे एरो नहीं है, और जहां पे एरो है उसको क्या बोलते हैं? हेड। और एरो की लंबाई यहां से यहां तक जो है, इसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वैल्यू। ठीक? और एरो का काम है डायरेक्शन बताना। समझ गया? तो किसी भी वेक्टर में दो ही चीजें होती हैं, वैल्यू और डायरेक्शन, तीसरा कुछ चीज उसमें नहीं होता। इतना स्पष्ट है? नोट कर लिया? अब कोई बच्चा का सवाल यह हो सकता है कि सर मान लीजिए कि वेक्टर का वैल्यू 100 मीटर है, तो हमको एरो तो 100 मीटर का खींचना पड़ेगा नियमतः। आपका तो बोर्ड भी 100 मीटर का नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तो हम लोग 100 मीटर का नहीं खींचेंगे, इतना बड़ा खींच देंगे, इस पे मान लिख देंगे कि भाई इतना को हम 10 मीटर मान लिया, ऐसा ऐसा 10 डिवीजन बना देंगे, या 10 कोई जरूरी नहीं है, इतना को 50 मान लेंगे, 20 मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। और जितना मानेंगे उतना गुना इसको दिखा देंगे। अगर इतना कोई 50 मानता है तो इतना बड़ा एरो दिखा देगा, वो नीचे लिख देगा कि भाई मेरा इतना को समझिए कि वो 50 है, नहीं तो 50 मीटर कहां से बोर्ड लाएंगे। क्लियर है ना? तो ये बात होती है। अब देखो जरा सा, दूसरा जो पॉइंट है, ध्यान दो, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ वेक्टर तुमको हम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? दूसरा पॉइंट में हम पढ़ा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने तरह के वेक्टर होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो जो पहला टाइप है हमारे पास, उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? और ये सब अब बस समझ लिया और दिमाग में रखना है कि वेक्टर का मतलब ये होता है, ना कि उसका डेफिनेशन याद करना है कि वेक्टर मींस एन एरो, लेंथ ऑफ एरो, रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ये सब याद नहीं रखना है। कहीं तुमको नहीं पूछेगा कि वेक्टर का डेफिनेशन लिखिए, ये खुद के लिए है कि समझ कर रखें कि हाँ वेक्टर का मतलब ये होता है। कहीं भी लिखेगा वेक्टर तो तुम्हारे दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि उसमें वैल्यू होगा और डायरेक्शन होगा, उसमें एक टेल होगा और एक हेड होगा, बस। इक्वल वेक्टर का मतलब होता है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों का एग्जैक्टली सेम लेंथ है और सेम डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। लेंथ भी सेम होना चाहिए, नहीं कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? यानी कि इक्वल वेक्टर में क्या लिखेंगे कि बोथ, दोनों, बोथ मैग्नीट्यूड
एंड क्या, डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर शुड बी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर को कहेंगे इक्वल वेक्टर। ये दोनों इक्वल वेक्टर है कि नहीं है, क्यों है, सेम है ना। अब एक बात बताओ, एक होता है अनइक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर मतलब क्या होगा बोलो, वैसा वेक्टर जो, अच्छा एक बात बताओ, ये मान लो हमारा पेन है, ये पेन है, अब इसी का साइज बड़ा कर दिया, ये दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है, क्यों, मैग्नीट्यूड अलग हो गया। अब ये बताओ, ये मेरा पेन को थोड़ा देर के लिए एक वेक्टर मान लो कि एक वेक्टर है, ऐसे इसी पेन को ऐसे घुमा दिए, इसी पेन को, सेम पेन को ऐसे चाहे ऐसे घुमा दिए, तब ये ऐसा दिखने लगा। ये दोनों इक्वल है कि अलग है, हैं? इसी पेन को घुमाए हैं, इक्वल है कि अनइक्वल है, क्यों, यहां डायरेक्शन डिफरेंट हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो इक्वल नहीं हुआ। अब एक बात बताओ कि हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है, क्यों है, यहां डायरेक्शन भी डिफरेंट है और लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, हाँ या ना। तो ये बताओ कि दो वेक्टर के अनइक्वल होने के कितने कारण हो सकते हैं, क्या क्या, या तो इनका मैग्नीट्यूड वैल्यू अलग होगा, या इसका डायरेक्शन अलग होगा, या दोनों अलग होगा। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे। तो कहीं भी लिखा रहे आज के बाद कि देयर आर टू अनइक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर अनइक्वल हैं, तो दिमाग में क्या जाना चाहिए कि हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अलग हो। जब इसी पेन को घुमाएंगे तो लंबाई तो सेम रह जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो सकता है डायरेक्शन सेम हो, दोनों का सेम डायरेक्शन है लेकिन वैल्यू अलग हो सकता है कि वैल्यू और डायरेक्शन दोनों अलग हो, समझ रहे हो। तो क्या लिखेंगे, क्या अनइक्वल वेक्टर्स में आइदर वेक्टर्स will have क्या, will have different magnitude, either vectors will have different magnitude or different directions, or both magnitude and direction will be क्या होगा, different, both magnitude and direction will be different। समझ में आई बात कि नहीं आई बात समझ में। तो अनइक्वल वेक्टर के ये मतलब होते हैं, अनइक्वल असमान, इक्वल समान। अच्छा एक बात बताओ, एक वेक्टर होता है जिसको बोलते हैं नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर, null मत बोल देना, नल वेक्टर, या इसका दूसरा नाम भी है जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, देखो ये ऐसा वेक्टर होता है जिसमें वैल्यू नहीं होगा, किसी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, नल वेक्टर बोलेंगे।
वैल्यू जीरो होने पर नल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ सच वेक्टर्स इज इक्वल टू क्या? जीरो। और वेक्टर में दो चीजें बताए थे, वैल्यू और डायरेक्शन। तो वैल्यू हो गया जीरो और डायरेक्शन अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब जिसको बता ही नहीं सकते हैं कि वो किधर है। कहोगे क्यों? अभी देखेंगे। एंड इट्स डायरेक्शन इज, बोलो, अनडिफाइंड माने जिसको बता नहीं सके कि वो किधर है तो पर पता नहीं है। कहोगे क्यों? सवाल है कि क्यों। सुनो मेरी बात ध्यान से, गौर से। ये क्या है? वेक्टर है। कितनी वैल्यू है इसकी? लेंथ के बराबर, जितना लेंथ है उतना बराबर वेक्टर है अभी। हाँ? अब सोचो इसका लंबाई हम इतना काट के हटा दिए, चलो ऐसे दिखाते हैं, छोटा कर दिए, वेक्टर का वैल्यू कम गया। और काट के हटा दिए इतना, यहां से इतना हटा दिए, हट गया, और छोटा हो गया। और काट के हटा दिए, इतना हटा दिए, मिटा दिए, और छोटा हो गया। इतना काट के मिटा दिए और छोटा हो गया। ऐसे करते करते क्या कर सकते हैं? और कटा देंगे और कटा देंगे, लास्ट में क्या बच जाएगा? एक पॉइंट। और पॉइंट में कितनी लंबाई होती है? पॉइंट का क्या डेफिनेशन है? पॉइंट अनडिफाइंड होता है। बचपन में क्या पढ़ता था? बिंदु किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं? अरे जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसी को ना पॉइंट बोलते हैं जी। तो अगर इसके लंबाई को मिटाते मिटाते एक पॉइंट बना देंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसी वेक्टर को नल वेक्टर कहेंगे। अब जब ये पॉइंट बन गया, एरो लाइन रहा नहीं, तो एरो कैसे मारेंगे? नहीं मार सकते हैं। इसीलिए लिखा गया कि डायरेक्शन अनडिफाइंड है। या ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लो हम बहुत सारा वेक्टर लिया, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ऐसा लिया, एक वेक्टर ऐसा लिया, 3 वेक्टर है। यदि हम इसको छोटा कर दें, इतना मिटा दें, तो इसका डायरेक्शन किधर है? वैल्यू जरूर कम गया लेकिन डायरेक्शन तो उधर ही है। और छोटा कर दें, वैल्यू घट गया लेकिन डायरेक्शन उधर ही है। और छोटा कर दिया, वैल्यू घट गया, डायरेक्शन उधर ही है। ऐसे करते करते इसको हम पॉइंट बना दिए। तो किसी बच्चे से पूछेंगे इसका वैल्यू क्या है, तो पॉइंट बन गया तो जीरो हो गया लंबाई, तो बोलेगा कि सर ये तो अब नल वेक्टर हो गया। उसे डायरेक्शन पूछें तो बोलेगा कि नहीं, यहां के अनुसार बोलेगा कि सर इधर था, तो इधर बोलेगा कि सर राइट साइड में है। दूसरा बच्चा बोलेगा कि ठीक है सर, आप इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर दिखाए हैं। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि आप इसमें से काटिए, इतना काटिए तो वैल्यू घट गया, और काटिए और वैल्यू घटा, और काटिए और वैल्यू घटा, काटते काटते इसको भी पॉइंट बना दिए, फिर तो यही पॉइंट मिलेगा। तो वो डायरेक्शन किधर बोलेगा? जो इसको मिटा के इस पॉइंट को बनाया है वो क्या बोलेगा? कि इसका डायरेक्शन नीचे है। अब पहले वाला क्या बोल रहा था? किधर है? अब कोई बोलेगा कि दोनों पागल है, इसको यहां से काटिए सर, काटते 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 छोटा कर दीजिए, ये पॉइंट फिर आ जाएगा, तो वो किधर डायरेक्शन बोलेगा? तो जितने मुंह उतनी बातें हो जाएंगी। कोई कहेगा किधर, कोई कहेगा इधर, पटका पटकी कर लेगा सब अपने में। तो एक वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होता है, बहुत सारा डायरेक्शन। इसीलिए कहते हैं कि नल वेक्टर के डायरेक्शन चाह के भी नहीं दिखा सकते, इसीलिए लिखा गया अनडिफाइंड। समझ में आई बात? तो अगला सवाल बच्चे का ये हो सकता है कि सर ये कैसा वेक्टर है, वैल्यू होता नहीं, डायरेक्शन बता नहीं सकते, तो पढ़ते क्यों है? ऐसा वेक्टर होता भी है क्या? ऐसा वेक्टर दुनिया में होता है? तो जवाब है कि हां होता है। कहोगे कैसे होता है? 10th क्लास में, 9th क्लास में डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, विस्थापन। कोई आदमी मान लो यहां से स्टार्ट करता है
और घूमते 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 यहां चला आया इस रास्ते से, तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते थे? तो शॉर्टेज डिस्टेंस से ही ना लेते थे, और ये वेक्टर होता था ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि स्केलर है? पढ़ता था ना नाइन्थ में, वेक्टर है, और उसका डायरेक्शन दिखाते थे स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर, एरो। तो अभी इतना डिस्प्लेसमेंट है। अब मान लो ये आदमी यहां तक आया, यहां से घूम करके और यहां चला आया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? ये वाला। और यहां चला आया तब कौन होगा? ये वाला। और यहीं चला आएगा तब? तो बोलता था ना डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट करके यहां, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर हो जाएगा? नल वेक्टर। तो होता तो है नल वेक्टर। और देखो, वेलोसिटी के नाम सुना है? वैसे यहां बहुत पढ़ेंगे वेलोसिटी मोशन में, ये नाम तो सुना होगा। इसको हमने फेंका, वेलोसिटी वेक्टर होता है कि स्केलर? अरे नाइन्थ में नहीं पढ़े हो? फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या होता है? वेक्टर। नहीं पढ़े थे नाइन्थ में कि इसमें वैल्यू होता है, डायरेक्शन होता है? चोरी से पास किए हो सब, भूल गए? ये भूलने की बात है। तो वेलोसिटी वेक्टर होता है। अब इसको मान लो ऐसे फेंक दिया हमने, ये जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा वहां, तो उसका वैल्यू वेलोसिटी का क्या हो गया? जीरो। वहां तो वेलोसिटी खत्म हो गया। और जब कोई वेक्टर का वैल्यू जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो तो हो ही गया, तो उसको बोलेंगे क्या? नल वेक्टर। और वहां तुमसे डायरेक्शन पूछें तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था और जीरो हुआ था, तो एरो ऊपर की तरफ होगा, मतलब ऊपर डायरेक्शन होगा। और कोई कहेगा कि पागल हो गया है, पगला हो गए, और वहां से यहां से नीचे नहीं आ रहा है, तो डायरेक्शन नीचे होना चाहिए। बोलेगा कि रुक करके नीचे आ रहा नहीं, तो एरो नीचे होना चाहिए। फिर कंफ्यूजन हो गया। तो जब भी नल वेक्टर कोई हो जाता है तो वहां डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, और इसलिए हम लोग बता नहीं पाते हैं, इसलिए उसको कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में नल वेक्टर होते नहीं, आंख के सामने तो दिख रहा है। हम यहां से घूमे और यहीं चलाएं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर हो जाएगा। इसको फेंक दें ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो वो नल वेक्टर हो जाएगा। अरे समझ रहे हो? ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये कोई इमेजिनरी वेक्टर नहीं है, कोई काल्पनिक वेक्टर नहीं है, वो रियल वेक्टर है। ऐसे वेक्टर होते हैं दुनिया में। ठीक है। अब जैसे कोई कहे अट्टापट्टू, ऐसा नाम होता है कि नहीं? तुम्हारा नाम है? हैं? यस, श्रीलंका में ऐसे ही नाम होता है। उसका बहुत बढ़िया बैट्समैन था तो अट्टापट्टू। हाँ, अट्टापट्टू बॉलर था शायद। अट्टापट्टू स्पिनर बॉलर था। हाँ, हाँ, अब जो भी नाम हो, अट्टापट्टू उसका। अब देखो इधर, नेक्स्ट जो वेक्टर है इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, इसमें केवल डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वैल्यू से कोई लेना देना। वेक्टर के केवल क्या सेम हो? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स शुड भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे एक इधर है तो दूसरा भी इधर ही हो। वैल्यू बराबर हो तब भी ठीक, और ना हो तब भी ठीक। जैसे यहां वैल्यू बराबर नहीं है तभी ये पैरेलल है, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। वैल्यू बराबर भी कर देंगे तब भी वो पैरेलल रहेगा, और इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू बराबर होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा, तो इक्वल वेक्टर भी कहला जाएगा। तो जो इक्वल है वो पैरेलल जरूर है, लेकिन जो पैरेलल है वो इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई बात?
नेक्स्ट, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखो, दो वेक्टर का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जैसे मान लो मेरा ये दोनों हाथ, अगर एक का एरो इधर हो तो एक का एरो इधर हो, ऐसे हो अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। समझ गए? यहां क्या लिखेंगे? हियर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स शुड बी क्या होने चाहिए? अपोजिट टू ईच अदर। सेम कैसे होगा? ईच अदर मतलब क्या? बोलो। एक हो इधर तो दूसरा हो इधर, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कौन कौन सा वेक्टर पढ़ा? पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, अनइक्वल, नल वेक्टर। सब याद हो गया ना कि ऐसा होने पे ये बोलते हैं, ऐसा होने पे ये बोलते हैं। अब देखो, लाइन पैरेलल है लेकिन वेक्टर पैरेलल नहीं है। वेक्टर में क्या देखते हैं? एरो भी देखते हैं ना, तो डायरेक्शन क्या है? चेंज है ना। और पैरेलल में क्या होना चाहिए? लाइन का पैरेलल होना और वेक्टर का पैरेलल होना में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। ये दो लाइन पैरेलल है आपस में, लेकिन वेक्टर पैरेलल नहीं है। क्या बोले थे कि लाइन पर जब तक एरो नहीं मारेंगे तब तक वेक्टर होगा ही नहीं, वो तो लाइन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इधर देखो, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? क्या? यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का वैल्यू 1 हो, कितना हो? 1, 2, 3, 4 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 1। अब ये मत बोलना कि 1 मीटर की 1 फुट, कुछ नहीं, बस 1 बोलना है। 1 बोलना है, उसके साथ मीटर फुट कुछ नहीं बोलना है। 1। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड क्या? बोलो रे, यूनिट वेक्टर बोलते हैं उसको, यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 1 होने से यूनिट वेक्टर। इधर आ जाओ, इधर देखो, को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? इनिशियल पॉइंट समझते हो? को एजुकेशन समझते हो? को माने एक साथ, तो क्या एक साथ होना चाहिए? इनिशियल पॉइंट। वेक्टर का इनिशियल पॉइंट किसको बोलते थे? टेल को। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, सब में क्या खास बात देख रहे हो? कि सभी का टेल एक ही पॉइंट पर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ये को इनिशियल वेक्टर है। हियर क्या होना चाहिए? यहां क्या होना चाहिए? टेल ऑफ ईच वेक्टर्स शुड बी कहां होना चाहिए? एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। टेल ऑफ ईच वेक्टर शुड बी एट सेम पॉइंट। बोलो।
को टर्मिनस वेक्टर, को टर्मिनस वेक्टर, इसका क्या मतलब होता है? टर्मिनल पॉइंट सबका एक जगह होगा। टर्मिनल पॉइंट किसको बोलते हैं? हेड को। तो बहुत सारा वेक्टर ऐसे खींचो कि सबका हेड एक पॉइंट पे आ जाए। ये सबका हेड क्या देख रहे हैं? एक पॉइंट पे है। सभी का हेड एक जगह के मिलता हो तो उसको क्या बोलेंगे? को टर्मिनस वेक्टर। बताते हैं। हेड ऑफ ईच वेक्टर शुड बी एट वन पॉइंट, शुड बी एट वन पॉइंट। अब बताओ नल वेक्टर, इसमें क्या डिफरेंस है? दुनिया भर का डिफरेंस है। नल वेक्टर में एरो होता है? इसमें से कोई नल वेक्टर है? नल वेक्टर किसे बोलते हैं? मैग्नीट्यूड 0 होता है तो उसमें एरो से शो होगा। वो नल वेक्टर एरो से कभी शो हो सकता है? क्यों? तो पॉइंट होता है तो पॉइंट ना दिखाएंगे उसमें। यहां पर क्या है कि सब वेक्टर एक पॉइंट पर मिला है, तो एक पॉइंट पर मिलना और कोई वेक्टर एक पॉइंट से दिखाया जाना वो अलग चीज है ना। को टर्मिनल हो गया, को इनिशियल हो गया, सब हो गया। अब कुछ नोट्स देखो, कॉन्सेप्ट्स देखो, ये सब बात समझो। कॉन्सेप्ट्स क्या है? चलिए ऐसा है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट देखो कि मान लो हमारे पास ये कोई वेक्टर है, ये पेन मान लो एक वेक्टर है। इसको नीचे ऐसे कर दें, स्लाइड करके यहां ले आवे, ऐसे खिसका दें इसी पेन को तो ऐसा दिखेगा। इसको ऊपर खिसका दें तो ऐसा दिखेगा। आगे खिसका दें तो ऐसा दिखेगा। पीछे खिसका दें तो ऐसा दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलता ही नहीं। अब ये बताओ कि जितने भी वेक्टर बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वो सब इक्वल है कि अलग अलग है? इक्वल है, क्योंकि सेम लेंथ है। इसी को खिसकाए हैं पेन को तो लेंथ तो सेम होगा, ये डायरेक्शन भी। और ये जो खिसकाने की क्रिया है, स्लाइड करने की जो क्रिया है, इसको फिजिक्स में बोलते हैं स्लाइड करना या ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट करना, या जैसे हम यहां खड़े हैं यहां मूव कर जाएं तो कहेंगे हम क्या कर गए? ट्रांसलेट कर गए। तो यदि किसी वेक्टर को ट्रांसलेट कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, पीछे खिसका दिया जाए, ऊपर खिसका दिया जाए या नीचे खिसका दिया जाए, तो वेक्टर चेंज करता है कि नहीं करता है? चेंज करता है कि नहीं करता है? बोलो, चेंज करता है कि नहीं? नहीं, अभी तो बोले हो कि इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इक्वल है तो चेंज कहां किया? चेंज होता तो डिफरेंट हो जाना चाहिए था। तो स्लाइड करने से वेक्टर पे असर, तो यही लिख दो। यानी कि जरूरत पड़ने पे वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? स्लाइड कर सकते हैं, आगे पीछे खिसका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इफ अ वेक्टर इज ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मतलब स्लाइड करना, ट्रांसलेटेड, देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या होता है? अनचेंज्ड हो जाता है। इफ अ वेक्टर इज ट्रांसलेटेड देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड, बदलता नहीं हो, हुआ वही रहता है। लेकिन एक बात है इसमें, अब आ जाओ इस बात पर। ये हमारे पास एक वेक्टर है, क्या है? एक वेक्टर है, और इसको ऐसे घुमा दो, रोटेट कर दो,
रोटेट करना समझते हो ना? पहले इसको हम ट्रांसलेट कर रहे थे, आगे पीछे ऐसे खिसका रहे थे, अब इसको ऐसे कर दो, ऐसे घुमा दो या ऐसे घुमा दो, जैसे मन करे घुमा दो। मान लो मैं ऐसे घुमा दिया तो ऐसा दिखेगा। ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्यों चेंज हुआ? पहले इसका डायरेक्शन इधर था, अब डायरेक्शन इधर हो गया। वैल्यू नहीं बदला, लेंथ वही रह गया, लेकिन डायरेक्शन। इसलिए जब भी एक वेक्टर रोटेट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, उस पर इफेक्ट पड़ जाता है, उस पर असर आ जाता है। हमेशा चेंज होगा कि कभी कभी नहीं भी चेंज होगा? नहीं। जैसे मान लो इसको हम 2 पाई से घुमा दें 360 डिग्री से, तब ये 90 से घुमाए तो ऐसा, फिर 90 से ऐसा, फिर 90 से ऐसा, अब फिर 90 से तो इसी पर इसी जगह आ जाएगा, तो वही वैल्यू वही डायरेक्शन हो जाएगा। 360 डिग्री से घुमाने पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी और एंगल से घुमाने पर। और 360 को पाई में कितना बोलते हैं? 2 पाई। तो 2 पाई से घुमा दो या 4 पाई से घुमा दो। 4 पाई मतलब एक चक्कर मार के फिर एक चक्कर वहीं पर घुमा के ले आओ। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब से घुमाने पर फर्क। तो क्या लिखेंगे कि इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड, घुमाया जाए उसको, रोटेटेड, देन इट मे चेंज। मे चेंज माने बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता है। इट मे चेंज, बदल सकता है। 2 पाई से घुमाएंगे तो नहीं बदलेगा, ठीक है? देखो बच्चा लोग, वेक्टर क्या है तो समझ में आ गया। अब हम लोगों को पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर, तो पहले तुम क्या पढ़ते थे कि 4 + 3 = एकदम जब बच्चा थे तो तुम्हारी माता जी ही ना तुम्हारी पहले टीचर थे, कैसे सिखाई थी? हाँ, फिंगर, पहले वो काउंटिंग सिखाती थी, 1 to 100 काउंटिंग सिखाई। तो काउंटिंग जब सीख गया गिनती, तो ऐसे बोलते थे कि 4 फिंगर गिनो, चाहे 4 लाइन खींचो, 3 फिंगर और लो, चाहे 3 लाइन और खींचो। आज जोड़ने का मतलब समझाती थी कि अब सबको काउंट कर दो। जोड़ना मतलब सबको मिला के बताना। तो बोलता था कि 7 फिंगर हो गया, 7 लाइन, तो 7 लिखो। 4 - 3 1 समझाना था उनको, कैसे समझाती थी कि माइनस मतलब खत्म करना, मिटाना। तो 4 लाइन खींचो, 3 लाइन मिटा दो, 1 बच गया तो 1 लिखो। 4 × 3, तो मल्टीप्लाई का मतलब सिखाती थी कि 4 लाइन को 3 बार लिख दो, टोटल काउंट कर दो, बचपन में। तो नंबर है ना, ये नंबर को जोड़ना तुम जानते हो, सब्ट्रैक्ट करना जानते हो, मल्टीप्लाई करना जानते हो। हम यही सब बात सिखाना चाहते हैं। किसके लिए? हम ये सिखाना चाहते हैं कि एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, इसका वैल्यू 4 cm है, इसका वैल्यू 3 cm है, तो क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 cm आवेगा? अब तुम जानते नहीं तो नो सर, हाँ सर, क्या वो हमको सिखाना है कि 7 होगा कि नहीं होगा, तो कब होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। बट यहाँ ये रूल नहीं चलता। ये सब जो रूल है नंबर्स के लिए है, वेक्टर में वो नहीं चलता, उसका अपना रूल है। जैसे इंडिया की अपनी भाषा है, चाइना की अपनी भाषा है, उसी प्रकार से वेक्टर की अपनी दुनिया है, उसके अपने जोड़ने, घटाने, मल्टीप्लिकेशन के अपने नियम हैं, वही सब सीखना है। समझ में आई बात? तो जब तक नियम नहीं सीखोगे तब तक तुम बता नहीं सकते। ऐसे बताओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तुमको हम दिखाएंगे कि वेक्टर में 4 और 3 जुड़ के 5 भी हो सकता है, वेक्टर में 4 और 3 जुड़ के 2 भी हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे। तो नियम जानेंगे तभी ना। तो ये सब पढ़ेंगे अब हम लोग। लेकिन क्या है कि उससे पहले एक बात सुनो। जैसे यहां बच्चे बैठे हुए हैं, हम कहे बच्चा तुम सुनो जी, तुम अरे तुमको बोल रहे हैं, बैठो। देखो सब कंफ्यूजन में है।
तुम में करा हमको 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 किसको? क्योंकि हमने कहा कि ये बच्चा तुम सुनो, तो वहाँ सब बच्चा ही है, सब तो बच्चा ही है। तो उसी प्रकार से हमको अगर उसको बुलाना था तो क्या बोलना चाहिए था? नेम लेकर बोलना चाहिए था, तो समझ जाता कि हाँ हमको बुला रहे हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारा वेक्टर है, मान लो ऐसे बहुत सारा वेक्टर है, सब वेक्टर है। यहां से हम बोलें कि वेक्टर को देखो, देखो उस वेक्टर को देखो, तो कहोगा किस वेक्टर को देखें? सब तो वेक्टर ही है। तो इसलिए उसको पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। तो वेक्टर को नेम लिखने का भी अपना एक रूल है। वहां पे नेम ये नहीं लिखाता है कि राजू हैं या ये सोनू हैं या ये मोनू है या ये अर्चना है और ये फलना है, हैं? उसका नेम देने का कोई तरीका होता है। क्या तरीका है? देखो, नोट में समझ रहे थे ना हम लोग, कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। ध्यान दो इधर। सपोज करो कि एक वेक्टर है ये। तुम्हारा नाम जब रखा गया था तो कैसे रखा गया था? तुम्हारा जब नाम रखा गया तो कैसे रखे थे तुम्हारे पेरेंट्स? तुम बच्चा थे, सही बात है, तुमको नहीं पता होगा। ऐसे तो आजकल बहुत तरह से नाम रखा जाता है लोग, लेकिन जो ट्रेडिशनल था अपने यहाँ, आजकल तो है कि मदर फादर दोनों अपना नाम जोड़ लेते हैं बच्चे में। किसी का नाम रखना है, मान लो सोनू, माताजी का नाम कुछ है एक्स, पिताजी का नाम है वाई, तो सोनू एक्स वाई। उसको देख के समझ में आ जाता है कि हाँ ये माताजी हैं और ये फादर है, अरे उनका बच्चा है। ये सब ट्रेडिशनल है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चा का जो बहुत साइंटिफिक था, और उतना साइंस किसी को आता नहीं है, और ना वैसे लोग हैं ना उसको लोग मानते हैं, हालांकि वो हाईली मैथमेटिकल चीज़ है। तो बच्चा का जन्म होता था तो देखा जाता था कि उस समय चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, ये चंद्रमा है। अब पृथ्वी के चारों ओर क्या करती है? ये मुट्ठी है पृथ्वी, अर्थ, और चंद्रमा घूमता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का जो क्षेत्र है 360 डिग्री हुआ ना, इस 360 डिग्री को बांटा जाता है 12 भाग में। तो 360 को 12 से भाग दोगे तो एक 30 डिग्री आएगा। इस 30 डिग्री, हर 30 डिग्री को एक नाम दिया गया जो राशि कहलाता है। नाम सुना होगा, राशि। कैसे पटना एक शहर है, यहाँ बहुत सारे मोहल्ले हैं, तो अर्थ के चारों ओर जो ये ऑर्बिट है मून का, ये सब इसका मोहल्ला है। तो कोई है मकर राशि, कोई है कर्क राशि, कोई मीन राशि, कोई सिंह राशि, कोई तुला राशि, कोई मेष राशि, कोई वृष राशि। तो देखा जाता था कि उस समय चंद्रमा कहाँ से गुजर रहा है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो मान लो कि चंद्रमा यहाँ से गुजर रहा है, इस जगह से, और ये वृष राशि है, ये वृष राशि है। तो फिर उसमें नाम दिया गया है कि वृष राशि में जो जन्म लेगा, यही उसका राशि हुआ लड़के का। उसके जन्म के समय चंद्रमा जहाँ से गुजर रहा है अर्थ के चारों तरफ, वही उसका राशि कहलाता है। तो हर राशि में अक्षर दिया गया कि आ ई सब क ख ग घ छ छ ज सब है ना। तो वृष राशि के हिस्से में ये अक्षर आया, मकर राशि के हिस्से में ये अक्षर आया, तो उसी अक्षर जो वृष राशि में आया उसी से बच्चे का नाम शुरू होता था। ये बड़ा साइंटिफिक था, समझ गए? देखो, अगले दिन वेक्टर का नेम लिखना सिखाएंगे और